हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का इंस्टा मल्टी मिलियनियर वेटर कहानी के एपिसोड नंबर 22 में हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। विशाखापट्टनम के द ओशियन स्टेट में, जहां एक तरफ आंसू, जज्बात और एक टूटे हुए परिवार के दर्द का ज्वालामुखी फूट रहा था, जहां सुनैना अपने 25 साल के वनवास का गुस्सा अपने ही पिता रंजीत सिंघानिया पर निकाल रही थी, वहीं इसी दुनिया में दूसरे कोने में हजारों मील दूर एक ऐसा खौफनाक और बर्फीला षड्यंत्र आकार ले रहा था, जिसका मकसद इस पूरी भावुक कहानी को एक खूनी शमशान में तब्दील करना था। यह जगह थी दुबई, दुनिया के सबसे रईस चमचमाते शहरों में से एक। बाहर से देखने पर यह शहर गगनचुंबी इमारतों, लग्जरी कार और सोने की चमक से भरा हुआ लगता था, लेकिन इस चकाचौंध के ठीक नीचे एक ऐसा अंधेरा पनपता था जहां से दुनिया भर की मौत के फरमान जारी होते थे। दुबई के बीचों बीच स्थित अल जमाल टावर की 100वीं मंजिल पर वो पेंट हाउस आज किसी कत्ल खाने जैसे खामोशी ओढ़े था। यह वही जगह थी जहाँ इंटरनेशनल सिंडिकेट का ग्लोबल हेडक्वार्टर थी। यहाँ बैठे लोगों के एक इशारे पर देशों की सरकारें गिर जाती और शेयर बाजार क्रैश हो जाते। हथियारों की तस्करी के अरबों डॉलर के सौदे होते थे। लेकिन आज इस पेंट हाउस के अंदर बैठे दुनिया के सबसे खूंखार और गॉडफादर्स के चेहरे पर वो गुरूर और शैतानी हंसी नहीं थी। आज उनके चेहरे पर एक खौफ, एक उलझन और एक भयानक सन्नाटा पसरा था। विशालकाय महोगनी की मेज के सिरहाने पर सिंडिकेट के सबसे बड़े आका फारूकी बैठा था। फारूकी कोई आम अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं था। वो उन व्हाइट कॉलर अपराधियों में से एक था जो डिजाइनर अरमानी सूट पहनते थे, फ्रेंच वाइन पीते थे और अपने हाथों से खून नहीं बहाते थे, बल्कि उनके दिमाग खेल के हजारों लोग कटवन मरते थे। लेकिन इस वक्त फारूकी की वो महंगी क्यूबन सिगार एस्ट्रे में बुझ चुकी थी। उसकी उंगलियां मेज पर बेतहाशा थिरक रही थी, जो उसके अंदर के भयंकर तनाव को साफ जाहिर कर रही थी। उसके दाएं तरफ रशियन माफिया का सरगना इवान और बाएं तरफ इटालियन कार्टेल का हेड कार्लो बैठे थे। उन दोनों के चेहरे का रंग भी उड़ा हुआ था और उनके सामने उस विशाल का डिजिटल स्क्रीन का एनक्रिप्टेड डेटा फ्लैश कर रहा था, जो उनके डार्क वेब के हैकर्स ने अभी अभी भारत भेजा था। फारूकी ने अपनी भारी खुरदरी और अरबी लाइन लहजे वाली आवाज में पूछा, तुम्हें यकीन है कि यह खबर 100% सच है? उसकी आंखें स्क्रीन पर गड़ी हुई थी। उनके सामने खड़ा सिंडिकेट का चीफ, जिसका नाम जायद था, डर के मारे पसीने से नहा रहा था। जायद ने कांप कर अपने आईपैड की स्क्रीन को स्वाइप करके कहा, जी जी बॉस, हमारे सैटेलाइट में इंडियन और इंटेलिजेंस में बैठे हमारे खबरियों ने इस बात की पुष्टि कर दी कि वो 30 इंटरनेशनल ब्लैक ऑप्स कमांडो कल रात मुंबई के उस फार्म हाउस में मारे गए। वो हमने नहीं बेचे थे, वो कमांडोज रंजीत सिंघानिया की प्राइवेट आर्मी के थे। तभी इवान ने अपने सिर के बालों को नोचकर एक गहरी और खौफजदा सांस लेकर कहा, रंजीत सिंघानिया, इंडिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट किंग, उसने उस औरत को किडनैप क्यों किया था? हमारा प्लान तो उस औरत को किडनैप करके देवांशु ओबरॉय को डराने का था, लेकिन रंजीत हमसे पहले उस औरत को उठाकर मुंबई क्यों ले गया? उसकी बात सुनकर कार्लो ने मेज पर मुक्का मारकर कहा, और सबसे बड़ी बात, वो देवांशु ओबरॉय वो लड़का कोई इंसान नहीं है। वो बिना हथियार के रंजीत के 29 खूंखार किलर्स को सिर्फ 15 मिनट में जिंदा काट दिया। वो कोई सुपर ह्यूमन है बॉस। अगर हमने उस देवांशु ओबरॉय से दुश्मनी रखी तो वो हमें ढूंढता हुआ दुबई तक आ जाएगा, हमें हमारे ही एक 100 मंजिला टावर के नीचे फेंक देगा। हमें उस लड़के से पंगा नहीं लेना चाहिए। तभी उसके बात सुनकर फारूकी ने अपनी लाल और शातिर आंखों से कार्लो को देखा। उसकी एक घूरती हुई नजर में इटालियन माफिया की बोलती बंद कर दी। फारूकी ने अपने दांत पीस कर कहा, फारूकी कभी हार नहीं मानता कार्लो। जहां से ओबराय चाहे यमराज क्यों ना हो, उसके पास ऐसा कोई कवच नहीं है जिसे सिंडिकेट तोड़ ना सके। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि रंजीत सिंघानिया जैसे इंसान का देवांशु ओबराय ठेले वाली औरत से क्या लेना देना है। रंजीत तो वो इंसान है जो अपने फायदे के बिना एक कदम भी नहीं रखता। उसकी यह बात सुनते ही चीफ हैकर जायद ने अपने सूखी हुई जेब से अपने होठों को चाटा। उसे पता था कि जो अगली बात वो बोलने वाला है
वह इस कमरे में बैठे दुनिया के सबसे बड़े डॉन्स के दिमाग के परखचे उड़ाने वाली है। उसने अपना थूक निकल कर धीरे से कहा, बॉस, यही तो सबसे बड़ी खबर है। हमने रंजीत सिंघानिया के उस प्राइवेट जेट के कम्युनिकेशन सिस्टम को हैक कर लिया था, जिसे वो आज सुबह विशाखापट्टनम लौटा है। ये कहते हुए जायद की आवाज़ थर्रा रही थी। इसी के बाद जायद ने स्क्रीन पर कुछ कमांड टाइप किए। तब डिजिटल स्क्रीन पर एक बहुत ही हाई रेजोल्यूशन तस्वीर उभर कर आई। ये तस्वीर रंजीत सिंघानिया के प्राइवेट जेट के अंदर की थी। इस तस्वीर में रंजीत सिंघानिया और लक्ष्मी जी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए रोते हुए दिखाई दे रहे थे। ये तस्वीर देखते ही फारूकी ने अपनी कुर्सी की आगे की तरफ झुकाकर जायद से पूछा, ये क्या है? रंजीत सिंघानिया उस गरीब औरत के साथ इस तरह क्यों बैठा है? उसका सवाल सुनकर आगे से जायद ने बहुत ही भारी सांस लेकर उस रहस्य से पर्दा उठाकर कहा, क्योंकि वो कोई गरीब औरत नहीं है बॉस। वो औरत जिसका किडनैप कल हुआ था, वो लक्ष्मी रंजीत सिंघानिया है। रंजीत सिंघानिया की धर्मपत्नी, जिसे पूरी दुनिया 25 सालों से मुर्दा समझती थी। पूरे पेंट हाउस में एक ऐसा भयंकर सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने हवा में ऑक्सीजन को खींच लिया हो। इवान और कार्लो की आंखें फटी की फटी रह गई, लेकिन जायद अभी रुका नहीं। उसने अगली स्लाइड प्ले की। इस स्लाइड में सुनैना की वो खूबसूरत तस्वीर थी, जिसमें द ग्लास हाउस के उद्घाटन के दिन वो एमराल्ड ग्रीन गाउन में थी। जायद ने सुनैना की तस्वीर की तरफ इशारा करके कहा, और ये लड़की देवांशु ओबरॉय की माशूका, जिसे वो अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है। ये कोई अनाथ या ठेले वाली लड़की नहीं है बॉस, ये सुनैना सिंघानिया है, रंजीत सिंघानिया की इकलौती बेटी और उस हजारों करोड़ के सिंघानिया एम्पायर की इकलौती वारिस। अगर कोई बहुत बड़ा परमाणु बम भी दुबई के उस टावर पर गिर जाता, तो शायद इन माफियाओं को इतना बड़ा झटका नहीं लगता, जितना बड़ा झटका जायद के इन शब्दों से लगा है। इस झटके ने इवान अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। उसने चिल्ला कर कहा, इम्पॉसिबल! देवांशु ओबरॉय की गर्लफ्रेंड रंजीत सिंघानिया की बेटी है। इसका मतलब देवांशु ओबरॉय रंजीत सिंघानिया अब एक हो चुके हैं। अगर वो महाकाल और इंडिया का कॉर्पोरेट किंग एक साथ मिल गए, तो वो सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया की इकोनॉमी और अंडरवर्ल्ड पर कब्जा कर लेंगे। हमें तुरंत अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए बॉस। लेकिन जहां इवान और कार्लो खौफ से कांप रहे थे, वहीं मेज के सिरे पर बैठे फारूकी का रिएक्शन बिल्कुल अलग था। फारूकी अपनी जगह पर बुत बनकर खड़ा था। उसकी आंखें स्क्रीन पर मौजूद सुनैना और रंजीत सिंघानिया की तस्वीर पर गड़ी थी। अचानक फारूकी के शरीर में एक बहुत ही अजीब सी हलचल हुई। उसके चेहरे की वो सख्त और तनाव से भरी मांसपेशियां धीरे धीरे एक खौफनाक, क्रूर और शैतानी मुस्कान में बदल गई। फारूकी ने हलक से एक बड़ी ही धीमी सी हंसी निकाली और वो जोर जोर से हंसने लगा। और फिर वो हंसी एक पागलों वाले, गगन भेदी और खौफनाक ठाके में बदल गई। फारूकी पागलों की तरह अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ गिरकर इतनी जोर से हंसा कि कमरे में कांच के गिलास भी कांपने लगे। उसने इस तरह हंसता देखकर इवान और कार्लो हैरान रह गए। उन्हें लगा कि बॉस, ये खबर सुनकर उनके दिमाग का संतुलन बिगड़ गया। तभी कार्लो ने घबरा कर पूछा, बॉस, आप हंस रहे हैं? ये हमारे लिए मौत की खबर है, और अगर देवांशु ओबरॉय रंजीत सिंघानिया एक हो गए, तो हमें छोड़ेंगे नहीं। उसकी ये बात सुनकर फारूकी ने अपनी हंसी को अचानक रोका। उसने अपने दोनों हाथ उस महोगनी की मेज पर रखे और अपनी गर्दन को एक झटके में आगे की तरफ किया। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था। उसकी आंखों में एक ऐसी खूनी चमक, एक ऐसी प्यास और एक ऐसा जुनून जाग गया था, जिसे सिर्फ वो इंसान समझ सकता था जो सालों से अपने सीने में नफरत का कोई ज्वालामुखी दबाए बैठा हो। फारूकी ने फुसफुसाहट में कहा, डर? ये मौत की खबर नहीं है कार्लो। ये खबर तो मेरे लिए उस अल्लाह का दिया हुआ बड़ा तोहफा है, जिसका इंतजार मैं पिछले 30 सालों से कर रहा था। ये कहते हुए फारूकी अपनी जगह से खड़ा हुआ, विशाल कांच की खिड़की के पास गया, जहां से पूरा दुबई शहर चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। फारूकी ने एक ऐसा जहर जो हवाओं में मैला कर दे अपनी आवाज में खोलकर कहा, देवांशु ओबरॉय से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। ओबरॉय तो सिर्फ एक कल का बच्चा है, जिसके हाथ से अचानक एक बहुत सारी दौलत और कोई जादुई ताकत आ गई। मुझे उस ओबरॉय के 500 करोड़ रुपए और उसके उस सदैव एम्पायर से अब कोई दिलचस्पी भी नहीं। वो मेरी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं है।
ये कहकर फारूकी ने मुड़कर उस स्क्रीन पर रंजीत सिंघानिया की तस्वीर को देखा। फारूकी ने रंजीत की तस्वीर को अपनी उंगली पर तान कर कहा, लेकिन ये इंसान, ये रंजीत सिंघानिया है। ये मेरी जिंदगी का वो नासूर है जो खूनी भेड़िया है, जिसने मेरी दुनिया को उस वक्त शमशान बना दिया था जब मैं 15 साल का था। उसकी उंगली कांप रही थी और उसकी आंखों में खून उतर आया था। इवान और कार्लो दोनों चुपचाप फारूकी को देख रहे थे। उन्होंने आज तक फारूकी के इस अतीत के बारे में कभी कुछ नहीं सुना था। फारूकी ने अपनी आंखें बंद की और 30 साल पुराना वो खौफनाक मंजर अपनी आंखों के सामने किसी हॉरर फिल्म की तरह उसके चलने लगा। उसने अपनी भारी आवाज में चिल्लाकर कहा, 30 साल पहले मेरे अब्बू जुबैद फारूकी मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा आर्म डीलर हुआ करता था। हमारा एम्पायर आज के इस सिंडिकेट से 10 गुना बड़ा था। मेरे अब्बू ने मुझे जान से ज्यादा प्यार किया। हम अरब के रेगिस्तानों में के बादशाह थे। ये कहते हुए फारूकी की आवाज में एक दर्दनाक आवाज गूंज गई। फारूकी ने एक लंबी सांस ली, जैसे वो उस पुराने बारूद की गंध को आज भी महसूस कर रहा हो। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहा, उस वक्त इंडिया से एक नया खून उबलता हुआ बेइंतहा आक्रामक बिजनेसमैन इंटरनेशनल मार्केट में उतरा। उसका नाम था रंजीत सिंघानिया। रंजीत को अपने शिप्स के लिए दुबई और यमन के कुछ पोर्ट्स पर कब्जा चाहिए था, लेकिन वो पोर्ट्स मेरे अब्बू के कंट्रोल में थे। ये कहते हुए फारूकी की मुट्ठियां कस गई। उसने आगे कहा, मेरे अब्बू ने रंजीत सिंघानिया को पोर्ट्स देने से इनकार कर दिया। अंडरवर्ल्ड का उसूल है, अगर डील नहीं होती तो लोग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। लेकिन रंजीत सिंघानिया वो कोई बिजनेसमैन नहीं था, वो एक क्रूर तानाशाह था। उसे ना सुनना पसंद नहीं था। ये कहते हुए फारूकी की आंखों में अब आंसू आ गए। उसने 30 सालों से जो छिपा रखे थे, उसने अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहा, एक रात हम अपने दुबई वाले फार्म हाउस में सो रहे थे। अचानक आसमान से काले हेलीकॉप्टर्स उतरे। वो कोई पुलिस या आर्मी नहीं थी, रंजीत सिंघानिया की प्राइवेट अल्फा कमांडो आर्मी थी। रंजीत सिंघानिया ने सिर्फ एक पोर्ट के लिए मेरे अब्बू को उस फार्म हाउस पर ऐसा कहा ढहा जो मैंने जिंदगी में नहीं देखा। ये कहते हुए फारूकी का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने कांप कर कहा, मैं सिर्फ 15 साल का था। मैंने अपनी आंखों के सामने देखा कि कैसे रंजीत सिंघानिया ने उन कमांडोज ने मेरी माँ, मेरे छोटे भाई और मेरे अब्बू को, सैकड़ों आदमियों को गोलियों से भून दिया। खून की नदियां बह रही थी और फिर वो इंसान, वो रंजीत सिंघानिया मेरे अब्बू के कमरे में आया। मेरे अब्बू घायल थे, जमीन पर गिरे थे। मैंने रंजीत के पैरों को पकड़ लिया था। मैंने उससे भीख मांगी थी, मेरे अब्बू को छोड़ दे। ये कहते हुए फारूकी ने अपनी आंखें खोली। उन आंखों में अब सिर्फ और सिर्फ मौत का तांडव था। उसने अपनी खौफनाक आवाज में ऐसा कहा, लेकिन उस रंजीत सिंघानिया ने मेरी एक नहीं सुनी और उसने मेरी आंखों के सामने मेरे अब्बू के सिर पर गोली मार थी। मेरे अब्बू का खून मेरे चेहरे पर उड़ा था। इवान, मुझे आज भी उस खून की महक याद है। उसके इस बात के साथ पूरा पेंट हाउस एक कब्रिस्तान जैसी खामोशी में डूब गया। फारूकी ने बहुत ही ठंडी और जहरीली आवाज में कहा, रंजीत ने मुझे जिंदा तो छोड़ दिया था। उसने कहा था कि मैं एक बच्चा हूँ और वो बच्चों पर गोली नहीं चलाता। वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बेइज्जती थी। उसने मुझे एक लावारिस कुत्ते की तरह मरने के लिए छोड़ दिया था। तभी फारूकी मुड़ा और वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठकर बोला, मैंने पिछले 30 सालों से अपना ये सिंडिकेट खड़ा किया। मैं रंजीत सिंघानिया को मारना चाहता था, लेकिन आज उसका सिंघानिया एम्पायर इतना ताकतवर हो चुका था, मैं उस पर सीधा हमला नहीं कर सकता था। सबसे बड़ी बात, मुझे उसे सिर्फ एक गोली मारकर मौत नहीं देनी थी। मैं उसे तड़पाना चाहता था। मैं उसे खून के आंसू रुलाना चाहता था। लेकिन रंजीत सिंघानिया की कोई कमजोरी ही नहीं थी। उसकी कोई पत्नी नहीं थी, कोई बच्चा नहीं था और वो एक मशीन की तरह जीता था। उसके बाद सुनकर फारूकी ने स्क्रीन पर चमक रही सुनैना और लक्ष्मी की तस्वीर की तरफ अपनी उंगली से इशारा करके कहा, लेकिन आज अल्लाह ने मुझे मेरी 30 साल की दुआओं का सिला दे दिया। रंजीत सिंघानिया की कमजोरी मिल गई। उसकी वो दुनिया मिल गई जिसे उसने 25 सालों तक छुपा कर रखा था। उसकी पत्नी लक्ष्मी और उसकी इकलौती बेटी सुनैना। ये कहते हुए फारूकी की आंखों में एक ऐसा शैतानी जुनून आ गया जो किसी भी इंसान को डरा दे। इवान और कार्लो अब फारूकी के उस खौफनाक मकसद को समझ गए थे।
तभी कार्लो ने उससे पूछा, बॉस आप क्या सोच रहे हैं? उसका यह सवाल सुनकर आगे से फारूकी ने एक एक शब्द को चबाकर कहा, मैं उस रंजीत सिंघानिया को वही दर्द दूंगा जो उसने मुझे दिया था। वो अभी 25 सालों बाद अपनी पत्नी और बेटी से मिला है। वो अभी अभी खुशी के आंसू रो रहा है। वो सोच रहा होगा कि अब उसका परिवार मुकम्मल हो गया, लेकिन मैं उसकी इस खुशी को ही उसके खून में डुबो दूंगा। मैं उसकी आंखों के सामने उसकी उस सुनैना और उसकी लक्ष्मी को मौत के घाट उतारूंगा। मैं उसे तड़पा तड़पा कर यह एहसास दिलाऊंगा कि 30 साल पहले उसने किस इंसान के अब्बू को मारा था। उसके बाद सुनकर आग के हैकर जायद ने डर कर बीच में टोक कर कहा, लेकिन बॉस वो लड़का देवांशु ओबरॉय, वो सुनैना और लक्ष्मी के बीच में एक ढाल बनकर खड़ा है। जब तक वो ओबरॉय जिंदा है हम सुनैना तक नहीं पहुंच सकते। वो यमराज है बॉस। तभी फारूकी ने एक बड़ी ही शातिर और क्रूर हंसी हंसी। फारूकी ने अपना मास्टरमाइंड वाला दिमाग चलाकर कहा, देवांशु ओबरॉय यमराज होगा लेकिन वो भगवान नहीं। उसके पास कोई जादुई ताकत हो लेकिन वो एक वक्त पर दो अलग अलग जगहों पर नहीं हो सकता। वो एक इंसान है और हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है। ये कहते हुए फारूकी ने मेज पर एक नक्शा बिछाया। सबसे अब बड़ी अपनी प्लानिंग बताना शुरू करके कहा, अगर तुम एक पहाड़ के नीचे को तोड़ सकते हो तो उसे अंदर से खोखला कर दो। अगर तुम एक शेर का शिकार करना चाहते हो तो उसके ही पंजरे में उसे फांस लो। हम देवांशु ओबरॉय से सीधी लड़ाई नहीं लेंगे। हम एक ऐसा जाल बिछाएंगे जिसमें वो खुद ब खुद उलझ जाएगा। इवान। उसकी बात सुनकर रशियन माफरा अलर्ट हो गया। उसने सिर झुकाकर कहा, जी बॉस। तभी फारूकी ने ऑर्डर देकर कहा, तुम अपने रशियन साइबर वारफेयर की टीम को एक्टिवेट करो। देवांशु ओबरॉय का 1500 करोड़ का नया प्रोजेक्ट ओबरॉय प्रताप स्काईलाइंस, उस प्रोजेक्ट के सिस्टम्स को हैक करो और ऐसा धमाका करो, ऐसी तबाही मचाओ कि विशाखापट्टनम की सरकार और मीडिया देव के पीछे पड़ जाए। उसे ऐसा उलझाओ कि उसका पूरा ध्यान सुदेव एम्पायर को बचाने में लग जाए। उसके बाद फारूकी ने कार्लो की तरफ देखकर कहा, कार्लो, रंजीत सिंघानिया जल्द ही अपनी बेटी को दुनिया के सामने लाने के लिए कोई बड़ा ग्रैंड इवेंट करेगा। सिंघानिया एम्पायर का जश्न मनाएगा। उस जश्न में इंडिया के सबसे वीआईपी लोग होंगे। हम उस इवेंट में अपनी स्ट्राइक टीम भेजेंगे। ये कहते हुए कार्लो ने घबरा कर कहा, बॉस लेकिन वहां ओबरॉय भी होगा। फारूकी ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, ओबरॉय को हम उसी के दोस्तों के जरिए फंसाएंगे। उसके वो दो पिल्ले रियांश और विराट। ओबरॉय अपनी जान से ज्यादा दोस्तों को प्यार करता है। अगर हम उन दोनों को, विराट को नई मंगेतर और उसकी किसी जाल में फंसा दे जहां मौत उनके सिर पर नाच रही हो, तो ओबरॉय अपनी सुनैना को छोड़कर सबसे पहले अपने दोस्तों को बचाने भागेगा। ये कहते हुए फारूकी की आंखों में एक नीच और घिनौनी चमक आ गई। फारूकी ने अपनी मेज पर बहुत ही जोर का मुक्का मारकर आगे कहा, और जैसे ही ओबरॉय का ध्यान सुनैना से हटेगा, जैसे वो अपने दोस्तों को बचाने जाएगा, मेरी स्पेशल टीम रंजीत सिंघानिया की बेटी और उसकी पत्नी को उठा लेगी और हम कोई इस बार फिरौती नहीं मांगेंगे। इस बार सिर्फ उनका सिर कटा और रंजीत सिंघानिया के पैरों में फेंक देंगे। सिंडिकेट के उस पेंट हाउस में जो साजिश अभी अभी रची गई थी, वो इंसानियत की सारी हदें पार कर चुकी थी। यह सिर्फ एक अंडरवर्ल्ड की लड़ाई नहीं थी। ये 30 साल पुराने खून का वो बदला था जिसके लिए फारूकी अपनी जान तक दांव पर लगाने के लिए तैयार था। तभी फारूकी ने अपने हाथ हवा में उठाकर चिल्लाकर ऐलान करके कहा, आज से हमारे इस नए ऑपरेशन का नाम होगा ऑपरेशन ग्रहण। हम देवांशु ओबरॉय के वसुदेव एम्पायर के सूरज पर ऐसा खूनी ग्रहण लगाएंगे ताकि वो ताउम्र उस अंधेरे में तड़प रहेगा। रणजीत सिंघानिया ने मुझे अनाथ किया था, अब मैं उसे लावारिस कर दूंगा। दुबई के उस टावर से मौत की वो अदृश्य फरमान भारत की हवाओं में खुलने लगा। हथियारों के सबसे बड़े तस्कर, दुनिया के सबसे बड़े शातिर हैकर्स, सबसे बेहतरीन हथियारे, सब के सब फारूकी के इस ऑपरेशन ग्रहण का हिस्सा बनने के लिए एक्टिवेट हो चुके थे। और उधर विशाखापट्टनम के द ओशियन एस्टेट में, जहां सुनैना अपने कमरे में बंद अपने अतीत के आंसुओं से लड़ रही थी, जहां रंजीत सिंघानिया अपनी बेटे के एक प्यार भरे शब्द के लिए घुटनों पर बैठा था, और जहां देव अपने प्यार के उस महल को मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा था।
उन्हें इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि उनके इस जज्बाती और इमोशनल फैमिली ड्रामे के बीच समंदर पार से एक ऐसी खौफनाक सुनामी आ रही है जो सिर्फ गोलियां नहीं बल्कि अपनों के धोखे, मजबूरी और एक 30 साल पुरानी खूनी प्यास को लेकर उनके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। देव को अपनी उस जादुई अंगूठी पर बड़ा गुरूर था। वो उसे अपनी अलौकिक शक्ति पर बड़ा विश्वास था। लेकिन फारूकी ने जो जाल बुना था वो कोई फिजिकल फाइट नहीं थी। ऐसा माइंड गेम था जिसमें देव को चुनना था कि वो किसे बचाए, अपने दोस्तों को या अपनी सुनैना को। विशाखापट्टनम की उस रात का आसमान आज कुछ ज्यादा ही गहरा और शाह लग रहा था। समंदर की लहरें ओशियन एस्टेट की मजबूत और आलीशान दीवारों से टकराकर जो आवाज पैदा कर रही थी वो किसी सुरीले गीत की तरह नहीं बल्कि एक दर्दनाक सिस की तरह महसूस हो रही थी। आज इस करोड़ों के विला के अंदर अंडरवर्ल्ड के हमले का खौफ नहीं, दुश्मन की गोलियों की गूंज नहीं, बल्कि आज यहाँ एक ऐसा जज्बाती और खामोश तूफान चल रहा है जिसने हर एक इंसान की रूह को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। नीचे मेन हॉल में जो भावनाओं का महाविस्फोट हुआ था उसके बाद पूरे विला में एक बहुत ही भारी और घुटन भरा सन्नाटा छा गया। देव के सबसे वफादार तेज तर्रार मैनेजर मुनीश की हालत नजाकत को बड़ी अच्छी तरह समझ रही थी। देव के एक इशारे पर मुनीश ने द ओशियन एस्टेट के सबसे ऊपरी माले पर स्थित उस रॉयल वीआईपी स्वीट को रंजीत सिंघाने के लिए तैयार करवा दिया था। यह स्वीट किसी महल के राजा के शयन कक्ष से कम नहीं था। उसके फर्श पर स्पेनिश मार्बल बिछा था, दीवार पर बेशकीमती पेंटिंग्स थी और कमरे की एक पूरी दीवार कांच की थी जहां से अनंत समंदर का नजारा दिखाई देता था। रंजीत सिंघानिया भारी और लड़खड़ाते कदमों से उस कमरे में दाखिल हुए। मुनीश ने एक बहुत ही अदब से आवाज में बंद कर ली रंजीत और बाहर चला गया। रंजीत सिंघानिया उस आलिशान किंग साइज बेड के बिस्तर पर जमीन पर ही घुटनों पर बैठ गया। उसका उगरे रंग का डिजाइनर सूट अब सिलवटों और धूल से भर चुका था। तब रंजीत ने सिंह कर खुद से कहा, मैं हार गया। मैं अपनी बेटे की नजरों में एक गुनाहगार बन गया। यह बुदबुदा कर रंजीत सिंघानिया ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया और फुट फुट कर रोने लगा। उस कमरे की वो चकाचौंध और वो करोड़ों का फर्नीचर रंजीत को इस वक्त किसी कांटों के बिस्तर के जैसा चुभ रहा था। 25 साल की उसकी वो तपस्या का ये सिला मिला। उसकी अपने ही खून और इकलौती वारिस ने उसे पिता मानने से इनकार कर दिया था। रंजीत की आंखों के सामने बार बार सुनैना की और नफरत से भरा हुआ चेहरा था और उसकी वो चीखें गूंज रही थी। एक पिता के लिए सबसे बड़ी मौत कोई और नहीं हो सकती कि उसकी अपनी औलाद उसे एक राक्षस समझे। वहीं दूसरी तरफ विला के दूसरे हिस्से में सुनैना ने बंद कमरे के अंदर आज रात किसी सुनैना के कमरे का दरवाजा खटखटाने की हिम्मत भी नहीं थी। न ही लक्ष्मी की, न सोनाक्षी की और न ही देव की। देव जानता था सुनैना के दिमाग में इस वक्त उथल पुथल मची है। उसे शांत करने के लिए दुनिया का कोई शब्द या कोई दिलासा काफी नहीं। जब 25 साल का कोई गहरा घाव अचानक से खुलता है तो उसमें सिर्फ खून और मवाद ही बाहर आता है। देव ने तय किया था कि आज की रात सुनैना ने अपने आंसू और अपने उस गुस्से और अपने उस दर्द के साथ पूरी तरह से अकेले छोड़ दिया। वो चाहता था कि सुनैना अपने अंदर के उस जहर को रो रो कर बाहर निकाल दे ताकि कल सुबह वो एक खाली और शांत मन के साथ सच्चाई को समझने के काबिल हो। कमरे के अंदर अंधेरा था और सिर्फ खिड़की से आ रही चांद की मध्यम रोशनी कमरे के एक हिस्से को रोशन कर रही थी। सुनैना अपने उस विशाल पलंग के नीचे फर्श पर सिकुड़ कर बैठी थी। उसके दोनों घुटनों को उसने अपने सीने से लगाया था, अपना चेहरा उनके बीच छुपा लिया था। उसकी सिसकियों से पूरा कमरा कांप रहा था। सुनैना का दिमाग एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया था जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता उसे दिखाई नहीं दे रहा था। उसने मन ही मन सोचा, मैं सुनैना सिंघानिया हूँ, देश के सबसे अरबपति बाप की बेटी। ये शब्द उसके कानों में पिघले शीशे की तरह गूंज रहे थे। सुनैना ने अपने कांपते हुए हाथों को देखा। इन हाथों पर कोई छाले नहीं थे, लेकिन उसे वो दिन याद आए जब वो विशाखापट्टनम के उस बस स्टैंड के पास चिलचिलाती धूप में सैंडविच के ठेले पर खड़ी होती थी। पसीने से उसके कपड़े भीग जाते थे। जब कोई ग्राहक उन्हें झिड़क कर चला जाता तो उसकी माँ की आंखों में जो बेबसी
लाचारी होती, वो आज भी सुनैना की रूह को छलनी कर देती थी। सुनैना ने रोकर अपने बालों को नोच लिया। उसने खुद से पूछा, क्यों क्यों सहे हमने वो दिन? उसे याद आई कि वो बारिश की रातें जब उनकी झुग्गी की छत टपकती थी। वो दोनों माँ बेटी एक कोने में सिकुड़ कर रात रात भर बिना सोए गुजार देती थी। उसने धीरे से बड़बड़ा कर कहा, मेरे पिता देश के सबसे बड़े अमीर आदमी हैं। मेरी माँ ने उस फुटपाथ पर अपनी जवानी क्यों सड़ा दी? क्यों मेरी माँ को बुखार में भी जंगल में जाकर जड़ी बूटियां लाना पड़ा? क्या मेरी माँ ने दो दो दिन भूखे रहकर मुझे रोटी खिलाई? सुनैना का दिल अजीब से अंतर्द्वंद में फंसा था। एक तरफ देव की बातें कि रंजीत सिंघानिया बेकसूर है, वो 25 साल से उन्हें ढूंढ रहे हैं। दूसरी तरफ वो नंगी और कड़वी खौफनाक सच्चाई वो सुनैना ने अपनी आंखों में देखी, अपने शरीर पर झेली थी। उसे रंजीत सिंघानिया को रोता हुआ चेहरा याद आ रहा था। एक पल के लिए सुनैना के दिल में उस बूढ़े पिता के लिए दया आई, लेकिन अगले ही पल उसका वो 25 साल का गुस्सा उस दया ने सबको निगल गया। उसे गुस्से में उसने झुंझला कर कहा, नहीं, मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकती। उन्होंने मेरी माँ को जो दर्द दिया वो किसी दौलत या आंसू से नहीं धुल सकता। मैं एक ठेले वाली हूँ, मैं सिंघानिया नहीं हूँ। सुनैना पागलों की तरह खुद से ही बातें कर रही थी और फर्श पर अपने आंसू गिरा रही थी। आज की रात सुनैना के लिए अपने पहचान, अपने वजूद और अपने खून में एक ऐसी जंग लेकर आई थी जिसे उसे अकेला ही लड़ना था। इधर सुनैना ने मन में ही लड़ रही थी और उधर विला के नीचे वाले हिस्से में एक बहुत ही शांत और मध्यम रोशनी वाले लाउंज एरिया में रियांश, विराट और सोनाक्षी बैठे थे। इन तीनों के चेहरे पर भी एक गहरी थकाने वाली चिंता की लकीर आ गई थी। सोनाक्षी आज भी पीजी नहीं गई, हालांकि रात बहुत हो चुकी थी। विशाखापट्टनम में लड़कियों को इतनी रात को बाहर रुकना सेफ नहीं था, लेकिन आज ओशियन एस्टेट की सिक्योरिटी किसी किले से कम नहीं थी। सबसे बड़ी बात, आज सुनैना को एक सहारे की जरूरत थी। सोनाक्षी जानती थी कि देव, रियांश और सुनैना के लिए चाहे कितना ही प्यार क्यों न करते हो, लेकिन एक लड़की की उस नाजुक दर्द और जज्बाती टूटन, उस बेबसी को सिर्फ एक दूसरी लड़की अपनी रूह की गहराइयों से समझ सकती है। एक मर्द हमेशा सिक्योरिटी और समाधान देने की कोशिश करता है, लेकिन एक औरत को अक्सर समाधान से ज्यादा एक ऐसे कंधे की जरूरत होती है जिस पर सिर रखकर वो जी भर कर रो सके। इसलिए वो लक्ष्मी जी और सुनैना को इमोशनल सपोर्ट देने के लिए वहां रुक गई थी। तब रियांश ने एक लंबी और भारी सांस छोड़कर कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा, हमारी भाभी सुनैना वो सिंघानिया एम्पायर की इकलौती वारिस है। भाई रंजीत सिंघानिया का नाम सुनते तो देश के बड़े बड़े नेताओं के पसीने छूट जाते हैं, और वो इंसान आज हमारे सामने हमारी भाभी के पैरों में गिर कर रो रहा था। ये कहते हुए उसने अपना सिर काउच के पीछे टिका दिया। उसकी यह बात सुनकर आगे से विराट ने अपने चेहरे पर हाथ फेर कर कहा, भाई मैंने तो फिल्मों में ऐसा सीन नहीं देखा। साला जिस लड़के ने अपनी पूरी जिंदगी 40 रुपए के सैंडविच बेचकर गुजारी, जिसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े तक नहीं थे, वो आज देश के सबसे बड़े सिंहासन की मालिकिन निकली। वहीं सोनाक्षी चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और विराट के हाथ को बड़ी ही नजाकत से पकड़ लिया। विराट ने उसके हाथ को सहलाया। दोनों के इस तनाव भरे माहौल में एक दूसरे को सुकून मिला। तभी सोनाक्षी ने बहुत ही जज्बाती आवाज में पूछा, विराट, रियांश, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। अगर रंजीत सिंघानिया इतने बड़े आदमी और आंटी जी से प्यार करते थे, तो फिर आंटी जी उन्हें छोड़कर विशाखापट्टनम के स्लम एरिया में क्यों आ गई थी? उन्होंने सुनैना को इस नर्क वाली जिंदगी में क्यों झोंक दिया था? ऐसा क्या हुआ था 25 साल पहले? ये सवाल सोनाक्षी के दिल में नहीं, बल्कि हर एक उस इंसान के दिल में गूंज रहा था जिसने इस कहानी को आधा ही जाना था। वहीं उसकी यह बात सुनकर विराट और रियांश ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्होंने आज मुंबई के उस फार्म हाउस में रंजीत सिंघानिया के मुंह से पूरी खौफनाक और खूनी दास्तां सुनी थी। देव के साथ रहकर वो दोनों अब इस परिवार के हर एक राज के गवाह बन चुके थे। तब रियांश ने थोड़ा आगे झुककर अपने कोहनी को अपने घुटनों पर रखा और एक बहुत ही भारी आवाज में दास्तां सुनानी शुरू करके कहा, सोनाक्षी, ये कहानी बेवफाई की नहीं है, बल्कि ये देश के सबसे बड़े कारपोरेट लालच और नीच साजिश की है। इसके बाद रियांश और विराट ने मिलकर सोनाक्षी को पूरा सच बताया।
उन्होंने बताया कैसे रंजीत सिंघानिया ने दुनिया से बगावत करके लक्ष्मी जी से शादी की, कैसे रंजीत के पिता ठाकुर बलवंत सिंघानिया एक करोड़ और सत्ता के भूखे इंसान थे, जिन्हें अपने अंपायर के लिए सिर्फ एक बेटा चाहिए था। विराट ने अपनी कांपती और उस खोने रात का जिक्र करके कहा, जब रणजीत सिंघानिया एक बिजनेस डील के लिए अमेरिका गए तो उस बलवंत सिंघानिया ने अपनी ही पोती हमारी सुनैना भाभी और लक्ष्मी आंटी को जहर देकर मारने का ऑर्डर दिया था। सोनाक्षी के मुंह से एक खौफनाक चीख निकल गई। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और उसने चौंक कर कहा, क्या एक सगा दादा अपनी पोती को मरवाना चाहता था? तब रियांश ने अपनी आंखें नम करके कहा, हाँ, लेकिन आंटी को घर की एक पुरानी दाई माँ ने बचा लिया। जब आंटी जान बचाकर भाग रही थी तो बलवंत सिंघानिया के गुंडों ने उन्हें रेलवे स्टेशन पर घेर लिया। वहां उन गुंडों ने एक जहरीला झूठ बोला। उसने आंटी जी की दुनिया को हमेशा के लिए तबाह कर दिया था। उसकी बात सुनकर और सोनाक्षी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने जिज्ञासु आवाज में पूछा, क्या कहा उस गुंडे ने? तब विराट ने गहरी सांस लेकर उसकी बात को आगे जवाब देकर बोला, उन गुंडों ने कहा कि कत्ल का ऑर्डर बलवंत सिंघानिया का नहीं बल्कि खुद रंजीत सिंघानिया का है। गुंडों ने आंटी को यकीन दिला दिया कि रंजीत को अपनी दौलत के लिए एक लड़का चाहिए था। क्योंकि आंटी ने एक लड़की को जन्म दिया, इसलिए रंजीत अमेरिका से ही उन दोनों को मरवा कर किसी अमीर की बेटी से शादी करना चाहता है। उसकी ये बात सुनकर सोनाक्षी की आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली। उसने सुबह कर कहा, हे भगवान, एक पत्नी के लिए, एक माँ के लिए इससे बड़ा दर्द क्या होगा। उसे लगा कि अपना पति, जिससे उसने बेइंतहा प्यार किया, वह उसकी बच्ची का कातिल बनना चाहता है। आंटी जी अंदर से पूरी टूट गई होंगी। यह कहकर सोनाक्षी बहुत ही इत्मीनान से वो इमोशनल हो गई। तभी आगे से इस बार रियांश ने हामी भरकर कहा, बिल्कुल उसी डर और उसी धोखे की वजह से लक्ष्मी आंटी एक चलती हुई ट्रेन में कूद गई और विशाखापट्टनम आ गई। इसके बाद उन्होंने पहचान मिटा ली। उन्होंने अपनी बच्ची को एक राक्षस बाप से बचाने के लिए खुद को गरीबी के उस नर्क में झोंक दिया। उन्होंने 25 साल तक अपनी बेटी को एहसास नहीं होने दिया क्योंकि इस राजमहल की शहजादी है। सोनाक्षी अब फूट फूट कर रो रही थी। एक लड़की होने के नाते वो लक्ष्मी जी के उस दर्द, उस त्याग और बेबसी को अपने सीने पर महसूस कर रही थी। उस औरत ने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी, अपनी हर खुशी, अपना हर शौक उस चिलचिलाती धूप में जलाकर राख कर दिया। सोनाक्षी ने रोते हुए अपनी हर खुशी, अपना हर एक शौक हर चिलचिलाती धूप में जलाकर राख कर दिया। सोनाक्षी ने रोते हुए पूछा, और रंजीत सिंघानिया उन्होंने क्या किया? तब विराट ने बड़ी संजीदगी से कहा, वो इंसान भी 25 सालों से पल पल मरा है सोनाक्षी। जब वो अमेरिका से वापस आए तो उन्हें उनके पिता ने उनके एक जाली लाश दिखा दी। लेकिन जब रंजीत को सच पता चला तो उन्होंने अपने ही बाप को लकवाग्रस्त करके बिस्तर पर सड़ा दिया। रंजीत सिंघानिया ने 25 सालों तक दूसरी शादी नहीं की। उन्होंने अपनी पूरी दौलत सिर्फ लक्ष्मी आंटी और सुनैना को ढूंढने में लगा दी। वो इंसान बेकसूर है सोनाक्षी, वो भी हालत का मारा हुआ एक बेबस पिता है। पूरी कहानी सुनने के बाद सोनाक्षी के दिल सुनैना और लक्ष्मी जी के लिए असीम सम्मान से भर गया। उसे अब समझ आ गया कि सुनैना का गुस्सा और नफरत वो सब एकदम जायज है। जिस बच्ची ने अपने दर दर की ठोकरें खाई, वो एक झटके में किसी अरब पति को अपना पति कैसे मान सकती थी। लेकिन वो ये भी समझ गई कि रंजीत सिंघानिया भी बेकसूर है। तभी सोनाक्षी ने अपने आंसू पोंछ कर कहा, मैं अभी आंटी के पास जाती हूँ। इस वक्त उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें एक सहारे की जरूरत है। ये कहते हुए अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसकी यह बात सुनकर आगे से विराट ने बहुत ही प्यार से सोनाक्षी की तरफ देखा और सिर हिलाकर उसे जाने की इजाजत दे दी। उसकी इजाजत पाते ही सोनाक्षी बड़ी आहिस्ता से सीढ़ियां चढ़कर लक्ष्मी जी के कमरे के बाहर पहुंची। कमरे का दरवाजा हल्का ही खुला था। अंदर की रोशनी मध्यम थी। सोनाक्षी ने देखा कि लक्ष्मी जी उस बड़े से पलंग पर नहीं बल्कि जमीन पर बैठी हुई थी। उनके हाथ में एक पुरानी मुड़ी तुड़ी और एक आधी पीली पड़ चुकी तस्वीर थी। ये तस्वीर रंजीत सिंघानिया की थी जब वो बड़े जवान हुआ करते थे। 25 सालों से लक्ष्मी जी की इस तस्वीर को अपने ही सीने से लगा कर रखा था, दुनिया से छुपा कर रखा था और वो इसी तस्वीर से नफरत भी करती थी, इसी से बेइंतहा प्यार भी करती थी। तभी सोनाक्षी ने बड़े ही कोमलता से आवाज देकर कहा,
आंटी जी, लक्ष्मी ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। उन्होंने वो तस्वीर छुपाने की कोशिश की और अपने आंसू पोंछे। लक्ष्मी जी ने अपनी भर्राई हुई आवाज में कहा, अंदर आजा बेटा। सोनाक्षी अंदर गई और बिना कुछ कहे वो जमीन पर लक्ष्मी के बिल्कुल बगल में बैठ गई। उसने लक्ष्मी जी के उन खुरदरे मेहनत से भरे हुए कांपते हाथों को अपने कोमल हाथों में ले लिया। सोनाक्षी ने कुछ नहीं पूछा। उसने अपना सिर लक्ष्मी के कंधे पर रख दिया। वो खामोश सांत्वना किसी भी शब्द से हजार गुना ज्यादा ताकतवर थी। लक्ष्मी जो अब तक अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी, वो सोनाक्षी के इस अपनेपन को देखकर टूट गई थी। तभी लक्ष्मी जी फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने रोकर कहा, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया सोनाक्षी। मैंने अपनी बच्ची को उसके पिता से दूर रखा। मैंने 25 साल तक अपने रंजीत को नफरत की आग में जलाया। अगर मैं उस दिन उन गुंडों की बातों में ना आती, अगर मैं एक बार रंजीत से सवाल पूछ लेती, तो शायद मेरी बच्ची को फुटपाथ के दिन न देखने पड़ते। मेरी सुनैना की वजह से ये नरक झेला। मैं एक बहुत बुरी माँ हूँ और एक बुरी पत्नी भी। सोनाक्षी की आंखों में भी आंसू बहने लगे। उसने लक्ष्मी जी को गले लगा लिया और सोनाक्षी ने रोकर लक्ष्मी जी की पीठ को सहलाकर कहा, नहीं आंटी जी, आप ऐसा मत कहिए। आप इस दुनिया की सबसे महान माँ हैं। दुनिया की कोई भी माँ जब उसके बच्चे की जान पर बनाए तो वो शेरनी बन जाती है। आपने जो किया है वो अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए किया था। अगर आप उस दिन ट्रेन में छलांग न लगाती तो दिनिंदा सुनैना को मार डालता। आपने अपनी बच्ची के लिए अपनी पूरी जिंदगी का बलिदान दे दिया। इसमें आपका कोई गुनाह नहीं आंटी, ये तो समय का खेल था। तभी लक्ष्मी जी ने सुबक कर कहा, लेकिन मेरी सुनैना, वो अपने पिता से नफरत करती है। वो रंजीत को देखना तक नहीं चाहती। मेरा रंजीत आज मेरे सामने घुटनों पर गिरकर रो रहा था सोनाक्षी। मेरे पति ने 25 साल मेरी याद में गुजार दिए और आज जब उसकी बेटी मिली है तो उससे नफरत मिली। मैं ये सब कैसे बर्दाश्त करूंगी। उनकी यह बात सुनकर आगे से सोनाक्षी ने लक्ष्मी जी के गालों के आंसू पोंछ कर कहा, आप घबराइए मत आंटी जी। सुनैना अभी एक भयंकर इमोशनल ट्रॉमा में है। उसने आज तक खुद को अनाथ और गरीब समझा है। ये एकदम आई इतनी बड़ी सच्चाई और दौलत उसे डरा रही है। लेकिन सुनैना का दिल साफ है। वो बहुत प्यारी और समझदार लड़की है। जब उसका शुरुआती गुस्सा शांत होगा, जब वो अकेले में बैठकर देव की बुरी बातों पर विचार करेगी, तो उसके आपके और रंजीत अंकल के दर्द का एहसास जरूर होगा। देव उसे टूटने नहीं देगा आंटी। आप बस अपनी सेहत का ध्यान रखिए। कल का सवेरा सब कुछ ठीक कर देगा। सोनाक्षी ने एक बहुत ही गहरी और समझदार बात कही। इसके बाद सोनाक्षी ने लक्ष्मी जी को पानी पिलाया और उन्हें बड़े ही प्यार से पलंग पर लेटा दिया। वो तब तक उनके पास बैठी रही जब तक वो गहरी नींद में नहीं चली गई। जहाँ विला के ऊपर वाले कमरों में जज्बातों और आंसुओं का सैलाब बह रहा था, वहीं विला के सबसे अंदरूनी और सबसे सुरक्षित हिस्से में, देव के स्टडी रूम में, एक बिल्कुल अलग माहौल था। यह कमरा देव का वार रूम था। यहाँ की दीवारें साउंड प्रूफ थी। कमरे के बीचों बीच एक बहुत ही ओक की लकड़ी की मेज थी और जिस पर विशाखापट्टनम मुंबई के टैक्टिकल मैप लैपटॉप रखे हुए थे। कमरे में सिर्फ एक डिम सी पीली रोशनी जल रही थी। देव उस भारी लेदर की कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसका वो खून से सना कमांडो सूट अब भी उसके शरीर पर था। उसका चेहरे पर वो आशिक और बेटे वाला नर्म रूप था। अब वो उस खूंखार अजयकार और ग्रैंड मास्टर में तब्दील हो चुका था। देव की दाईं कलाई पर वो चमक रही नीली स्टोरेज रिंग बड़ी मध्यम रोशनी छोड़ रही थी, जो इस बात का संकेत था खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। तब स्टडी रूम का भारी दरवाजा खुला। रियांश और विराट बड़े ही गंभीर कदमों से दाखिल हुए। उन्होंने अपने मजाकिया और कॉलेज वाले अंदाज को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया। आज के इस खूनी दिन ने उन दोनों लड़कों को एक मैच्योर और खूंखार सिपाही में बदल दिया था। विराट ने देव के सामने वाली कुर्सी पर बैठकर कहा, भाई। रियांश ने एक कुर्सी खींचकर बड़ी ही चिंता में पूछा, भाभी कैसी हैं? देव ने गहरी सांस ली और अपने सिर को कुर्सी के पीछे टिका कर कहा, वो टूट चुकी है रियांश। 25 साल की वो गरीबी और आज की सच्चाई, इन दोनों के बीच एक फासला उसके दिमाग को फाड़ रहा है। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। लेकिन उसे रोने दो। आज रात उसके आंसुओं को बह जाने दो।
मैं कल सुबह उससे बात करूंगा। देव की भारी आवाज में बड़ा ही दर्द झलक रहा था। देव ने अचानक अपनी आंखें खोली। उन लाल आंखों में अब एक बर्फीली और खौफनाक शांति थी। इसके बाद देव ने सीधे होकर बैठकर आगे कहा, लेकिन अभी हमें जज्बातों से बाहर आना होगा, आगे की प्लानिंग करनी होगी। आज का दिन हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हमने सिर्फ उस राज को नहीं जाना, हमने अपनी गर्दन पर एक बहुत बड़ा फंदा भी फंसा लिया है। विराट और रियांश दोनों एकदम अलर्ट हो गए। विराट ने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है भाई? रंजीत सिंघानिया तो हमारा दुश्मन नहीं, वो तो सुनैना भाभी का बाप है। अब हमें किस बात का डर है? उसकी ये बात सुनकर आगे से देव ने एक बहुत ही क्रूर और शातिर मुस्कान दी। देव ने अपनी उंगलियों का पिरामिड बनाकर कहा, डर रंजीत सिंघानिया का नहीं है विराट, डर उस तूफान का है जो रंजीत सिंघानिया की इस परिवार को वापस मिलने की खबर से आने वाला है। ये कहते हुए देव ने मेज पर रखे एक टैक्टिकल मैप को अपनी तरफ खींचा और एक लाल मार्कर से उस पर एक बड़ा सा क्रॉस बनाया। देव ने बहुत ही स्टीक और फौजी अंदाज में समझाना शुरू करके कहा, पॉइंट नंबर 1, रंजीत सिंघानिया ने अपनी प्राइवेट आर्मी का इस्तेमाल करके आंटी को उठाया। हमने मुंबई जाकर उन 30 कमांडो को मार गिराया। ये बात अंडरवर्ल्ड में आग की तरह फैलेगी। जब दुनिया को पता चलेगा देश के सबसे बड़े सिंघानिया एम्पायर की इकलौती वारिस जिंदा है, वो देवांशु ओबरॉय की होने वाली पत्नी है, तो इस देश का शेयर मार्केट और ग्लोबल अंडरवर्ल्ड पूरी तरह से हिल जाएगा। उसकी ये बात सुनकर रियांश की आंखें फैल गई। उसने हैरान होकर कहा, तो मतलब अब सिंघानिया के दुश्मन हमारे दुश्मन बन जाएंगे? देव की आंखों में एक ऐसा खौफनाक चमक आ गई। उसने कहा, बिल्कुल, सिंघानिया ग्रुप की 50,000 करोड़ की दौलत, इस दौलत के भूखे वो सारे कारपोरेट दरिंदे, सारे भ्रष्ट लीडर और सिंघानिया के अपने वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो सोच रहे थे कि रंजीत के मरने के बाद इस एम्पायर को हड़प लेंगे। वो अब सुनैना की जान के दुश्मन बन जाएंगे। वो कभी नहीं चाहेंगे कि सुनैना उस सिंहासन पर बैठे। उसकी यह बात सुनकर विराट ने अपनी मुट्ठी भींच कर कहा, अगर उन्होंने भाभी की तरफ आंख हटाकर भी देखा तो सालों को चुन चुन कर काटूंगा भाई। तब देव ने मार्कर से मैप पर मुंबई दुबई के नक्शे पर एक बड़ा सा गोला बनाकर कहा, और पॉइंट नंबर 2, दुबई का इंटरनेशनल सिंडिकेट फारूकी। देव ने नाम ऐसे लिया जैसे जहर थूक रहा हो। उसने नफरत भरी आवाज में आगे कहा, उस दिन सुबह ही उन्होंने हम पर हमला करने की कोशिश की थी। उन्हें लग रहा था कि हम उनके 40 आदमियों को मारने के बाद डर जाएंगे, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा जिस लड़की को वो सिर्फ मेरी कमजोरी समझ रहे थे वो असल में रंजीत सिंघानिया की बेटी है, तो उसका पागलपन और बढ़ जाएगा। अब सिर्फ वो मुझे नहीं, रंजीत सिंघानिया और सुनैना दोनों को एक साथ खत्म करने की खौफनाक जाल बिछाएगा। उनके लिए इससे बड़ा मौका क्या होगा कि वो पूरे इंडिया के सबसे बड़े एम्पायर को अपने कब्जे में ले ले। उसके बाद सुनकर आगे से रियांश ने बड़े ही सीरियस होकर पूछा, तो हमारा अगला कदम क्या होगा भाई? हम चुपचाप बैठकर उनके हमले का इंतजार तो नहीं कर सकते? तभी आगे से देव ने अपनी कुर्सी से उठकर विशाल कांच की खिड़की के पास जाकर खड़े होकर उसकी परछाई उस कमरे के उस विशालकाय दैत्य की तरह लग रही थी। उसने अपनी खौफनाक आवाज में कहा, इंतजार करना देवांशु ओबरॉय की फितरत नहीं है। हम अब सिर्फ अपना बचाव नहीं करेंगे, हम खुद मौत बनकर उन पर टूट पड़ेंगे। देव की आवाज में एक ऐसी गूंज थी जो किसी भी साम्राज्य को गिरा सकती थी। यह कहते हुए देव मुड़ा और उसने अपनी रणनीति का ऐलान करके कहा, सबसे पहले हम सिक्योरिटी की इंटरनेशनल प्राइवेट कमांडोज तैनात होने चाहिए। चारों तरफ थर्मल रडार, एंटी क्राफ्ट गन्स और ड्रोन्स का जाल बिछा दो। सुनैना, लक्ष्मी आंटी और रंजीत सिंघानिया, जब तक सुनैना पूरी तरह से अपने पिता को अपना नहीं लेती, हालात शांत नहीं हो जाते। ये तीनों इस विला से बाहर एक कदम नहीं रखेंगे। इस विला के अंदर हवा में भी मेरी इजाजत के बिना वो आनी नहीं चाहिए। इसके बाद दूसरा काम इंटेलिजेंस और डार्क वेब पर नजर रखना। मुनीश से कहो कि वो रंजीत सिंघानिया की लीगल और साइबर टीम के साथ मिलकर हमारे सारे हैकर्स को एक्टिवेट करें। मुझे दुबई के उस फारूकी का पूरा कच्चा चिट्ठा चाहिए। वो कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, उसके शीर्ष अकाउंट में नंबर्स क्या हैं। मैं उसके सिंडिकेट को हथियारों से पहले उसकी दौलत से खोखला करूंगा। इसके बाद तीसरा और सबसे जरूरी काम सुनैना के हीलिंग।
सुनैना का नाम आते ही देव की आवाज थोड़ी नर्म हो गई। उसने नर्म आवाज में आगे कहा, ये लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं है विराट, सबसे बड़ी लड़ाई इस घर के अंदर है। हमें सुनैना के उस टूटे हुए दिल को जोड़ना होगा। उसे एहसास दिलाना होगा कि उसका पिता कोई दानव नहीं है, बल्कि एक तड़पता हुआ इंसान है। ये जिम्मेदारी मेरी है। मैं अपने प्यार से उसके हर एक जख्म को भर दूंगा। वहीं रियांश और विराट ने देव की इन सारी बातों को बड़े ही ध्यान और सम्मान के साथ सुना। उसकी ये बातें सुनकर रियांश ने अपनी जगह से उठकर कहा, हम तुम्हारे साथ हैं भाई। हम सुनैना को भाभी को एक खरोंच नहीं आने देंगे। तब विराट ने अपने दांत पीस कर कहा, और उस फारूकी की तो मैं खुद चमड़ी उधेड़ूंगा। ये कहते हुए देव ने एक हल्की मुस्कान दी, अपने दोनों दोस्तों के कंधों पर हाथ रखकर कहा, जाओ अब तुम दोनों भी जाकर आराम करो। कल का दिन हमारे लिए बहुत भारी होने वाला है। इसके बाद रियांश और विराट के जाने के बाद देव उस वार रूम में बिल्कुल अकेला खड़ा था। रात का तीसरा पहर बीत रहा था। विशाखापट्टनम शहर पूरी तरह से सो चुका था, लेकिन द ओशियन एस्टेट के इन कमरों में जागने वाले की नींद हमेशा के लिए उड़ी हुई थी। ऊपर से रॉयल स्वीट में रंजीत सिंघानिया, देश का सबसे बड़ा रईस, जमीन पर पड़ा अपनी बेटे की एक झलक और एक माफी के लिए तड़प रहा था। दूसरे कमरे में सोनाक्षी के सीने से लगकर लक्ष्मी जी अपने 25 साल के दर्द से आजाद होकर एक नई और सुकून भरी नींद से अंदर थी। सबसे और आखिरी बंद कमरे में वो ठेले वाली सिंघानिया एम्पायर की वारिस बनी सुनैना अपने आंसुओं से एक फर्श को गीला कर चुकी थी। अब एक खाली और सुन कर देने थके दिमाग के साथ उस अंधेरे में बैठी थी। देव अपने कमरे से बाहर निकला। बहुत ही खामोश कदमों से चलकर सुनैना के कमरे के दरवाजे के बाहर आकर खड़ा हो गया। उसने दरवाजा खटखटाया नहीं और ना ही कुछ बोला। देव ने बस अपना एक हाथ उस भारी लकड़ी के दरवाजे पर रखा। उसकी जादुई अंगूठी ने एक बहुत ही मीठी, रूहानी और गर्म एनर्जी निकलकर दरवाजे के पार जाने लगी। यह एनर्जी कोई हथियार की नहीं थी, ये एक आशिक का वो सुकून था जो अपनी टूटी हुई रानी को भेज रहा था। अंदर बैठी सुनैना को अचानक हवा में एक अजीब सा गर्माहट और शांति महसूस हुई। उसके वो बहते हुए आंसू रुक गए। उसे लगा जैसे किसी ने उसे अपनी बहुत ही सेफ और मजबूत बाहों में जकड़ लिया हो। वो देव की उस खुशबू, उस मेंटल डोमिनेंस को बिना देखे महसूस कर सकती थी। सुनैना ने अपनी आंखें बंद कर ली। उस ठंडे फर्श पर ही उस सुकून भरे एहसास के साथ नींद की आगोश में चली गई। वहीं दरवाजे के बाहर खड़े देव के होठों पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान आ गई। देव ने मन ही मन एक खौफनाक और अटूट कसम खाकर कहा, मैं तुम्हें बिखरने नहीं दूंगा सुनैना। कल का सवेरा तुम्हारी इस बिखरी हुई दुनिया को जोड़ने का पहला कदम होगा, और अगर इस दुनिया को जोड़ने के लिए मुझे इस पूरी कायनात को जलाकर राख करना पड़े, तो ये देवांशु ओबरॉय उससे भी पीछे नहीं हटेगा। द ओशियन एस्टेट की वो ऐतिहासिक और खौफनाक रात आखिरकार अपने अंजाम पर पहुंच गई। यह रात, यह हथियार साजिश आंसुओं के एक बवंडर की बनी थी। इसके पूरे समीकरण उसने बदल दिए थे। वहीं उधर देव के हुक्म के बाद रियांश और विराट भी एक पल के लिए अपनी सोए नहीं थे। उन्होंने अपनी नींद और थकान की पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया था। दोनों दोस्त हम सीधे मुनीश के पास कंट्रोल रूम में पहुंचे। रियांश ने बड़े ही सख्त और फौजी अंदाज में कहा, मुनीश, भाई का सीधा ऑर्डर है। आज से इस विला की सिक्योरिटी किसी आम वीआईपी जैसी नहीं, बल्कि देश के प्रधानमंत्री से भी 100 गुना ज्यादा टाइट होनी चाहिए। अगर हवा का एक झोंका भी बिना इजाजत के अंदर आए तो उसकी खबर हमें होनी चाहिए। तब विराट ने अपनी मशीन गन को टेबल पर रखकर मुनीश की आंखों में देखकर कहा, दुबई का वो सिंडिकेट पागलों की तरह हम पर हमला करने की कोशिश करेगा। हमें इस विला को एक ऐसे लोहे के पिंजरे में बदलना है जिसे भेदने के बारे में कोई इंटरनेशनल आर्मी सोच भी ना सके। वहीं मुनीश, जो देव का सबसे वफादार तेज तर्रार मैनेजर था, उसने पहले ही अपना काम शुरू कर दिया था। मुनीश ने अपना लैपटॉप घुमाकर रियांश और विराट की तरफ किया। मुनीश ने अपनी आवाज में एक गजब का आत्मविश्वास लाकर कहा, आप बेफिक्र रहें रियांश सर। मैंने रात भर पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को एक टीयर 1 पर अपग्रेड कर दिया है। यह कहते हुए मुनीश ने स्क्रीन पर विला का एक 3D नक्शा दिखाया और सुरक्षा के वो इंतजाम गिनाए जिन्हें देखकर रियांश और विराट भी हैरान रह गए। लेकिन क्या दुबई के सिंडिकेट की असली मास्टरमाइंड खेल को पहचान पाएगी देवांशु ओबरॉय की टीम?
या फिर वो देवांशु ओबरॉय तबाह कर देगा उसको दुबई के सिंडिकेट को? ये तो हम जानेंगे कल की एपिसोड में। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से जरूर किया करें।